नमस्कार दोस्तों। आज थ्योरी ऑफ गैसेस का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। थ्योरी ऑफ गैसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस एग्जाम पर्पस से। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन था उसकी जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का दिया था इस चैप्टर में जिसने पढ़ रखा है, तो उसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर थी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर एक बार हम देख लेते हैं उसमें कौन कौन सी वेलोसिटीज थी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाईएस्ट रहती थी अंडर रूट 3 RT/m। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे लोएस्ट वेलोसिटी रहती थी अंडर रूट 2 RT/m। एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी जो रहती थी अंडर रूट 8 RT/5। ये तीन वेलोसिटीज जो थी मैक्सवेल ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दी थी, बट कर्व भी आप देख लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर रहेंगे और इधर वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे जब हमने देखी थी कि ये जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल वाली वेलोसिटी थी, ये थी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और उसके बाद जो था, उसके बाद ये यहाँ मान लीजिए, उसके बाद की जो वेलोसिटी थी उससे थोड़ा सा कम मिलने वाली, वो थी एवरेज वेलोसिटी। एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो हाईएस्ट वेलोसिटी थी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे, सबसे कम हुआ करते थे। सबसे कम किसके मॉलिक्यूल हुआ करते थे, जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हुआ करती थी, वो मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे कोलिजन में। तो हमारा जो आ गया है ये, इसमें क्या पता डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वेलोसिटी होती है, फिर उसके बाद होती है वी एवरेज की, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तीसरे नंबर पे आती है, इस कर्व से हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या पूछा है, व्हाट फाइंड मीन फ्री पाथ, कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखिए, जिसको फॉर्मूला याद होगा, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूलेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये सब। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूलेज अगर याद है, और यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कोलिजन नंबर जैसे निकालना है। तो कोलिजन नंबर का जो फॉर्मूला होता है, या मैं इसको Z1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। कोलिजन नंबर होता है आपका अंडर रूट 2 पाई d² C⁻, कोलिजन नंबर का फॉर्मूला होता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सॉरी, मीन फ्री पाथ भी पूछा है। मीन फ्री पाथ जो क्या है आपकी डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है आपको मालूम है, पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। वी नो दैट रियल गैस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ से देखो अगर ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें एन ए अवोगाद्रो नंबर से इनटू और अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा एन के टी एन ए, इन दिस वे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जो ये डेंसिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो होता है डेंसिटी, जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपकी जो डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी Na/V इज इक्वल्स टू, दिस इज P, तो P अपॉन एन के टी, P अपॉन एन के टी आ जाएगी। तो हियर N इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। यहाँ पे N जो है वो 1 मोल के बराबर दिया हुआ है। देयरफॉर कि आपकी जो ये रो डेंसिटी हो जाएगी, रो इज इक्वल्स टू आप रखोगे P/kT। ये रो जो आप रखोगे, क्या रखोगे, P/kT रखोगे, और फॉर्मूलेस का यूज करके आप कर लोगे। ठीक, इसमें कोई कहीं दिक्कत की बात हमको नहीं लग रही, आप रखोगे यूनिट हो जाए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CO2 H2O और स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड आल्सो। देखो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस, अब ये थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग, तो नॉर्मल मोड, बेंडिंग मोड्स क्या होते हैं, स्ट्रेचिंग मोड्स क्या होते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जिसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो इसको कर सकता है। नहीं तो अगर थ्योरी ऑफ गैसेस में भी थोड़ा सा पोर्शन इसका दिया हो, पार्टीशन ऑफ एनर्जी से पहले, तो इसमें कर सकते हैं। देखो
जैसे CO2 है, अगर आपने पढ़ा हो, मैं बना देता हूँ एक बार। तो ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशंस होते थे वो हम एक ट्रांसलेशनल इसको ऐसे कैसे लिखता हूँ, ट्रांसलेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ट्रांसलेशनल मोड होता था, एक होता रोटेशनल मोड और एक होता था वाइब्रेशनल मोड। तीन मोड होते थे। अगर अगर मॉलिक्यूल क्या है, अगर अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है अगर वो लीनियर है तो ये क्या होता था कि 3n ये हो जाता, सॉरी 3 ये हो जाते थे, 3 ये हो जाते थे, वो सॉरी लीनियर है तो 2 ये हो जाते थे और 3n-5 ये हो जाता था वाइब्रेशनल मोड। अब इसका इसका ये अगर ये नॉन लीनियर है तो 3 रोटेशनल भी 3 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 3n-6 हो जाएगा। अब मेन बात यहाँ आती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए वो देखिए, अगर मैं यही बात कर लूँ, एक लीनियर मैंने लिया होगा और एक, हाँ ठीक, जैसे CO2 क्या है, ये क्या है, एक लीनियर है। और H2 क्या है, ये एक नॉन लीनियर है। तो ऐसा क्या हुआ कि रोटेशनल मोड जो है वो एक में 3 है और एक में 2 है। तो आपने पढ़ा होगा, तो देखिए अब जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं, अगर इधर अपोजिट साइड अगर स्ट्रेच करते हैं तो इसका जो है स्ट्रेचिंग क्या होगा, समान रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। तो वो एक एक जो इसका जो मोड हो जाएगा बेंडिंग, सॉरी स्ट्रेचिंग मोड में जो जाएगा, इसको मैं देख लीजिए अच्छे से। जो मोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये एक हो गया स्ट्रेचिंग मोड और एक हो गया आपका बेंडिंग मोड। पूरा देखिएगा अंत तक तो आपको समझ में आएगा अच्छे। बेंडिंग मोड, अब ये जो स्ट्रेचिंग मोड होता है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, स्ट्रेचिंग मोड वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। एक होता है सिमेट्रिकल और होता है एक एसिमेट्रिकल। अभी बेंडिंग मोड भी देखूंगे। अब स्ट्रेचिंग मोड कैसे होता है, जैसे CO2 लीनियर है, अब हम मान लीजिए दो तरीके से इसको स्ट्रेच करा सकते हैं, देखो ये CO2 लीनियर है, अगर मान लीजिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच कराया, एक इस तरफ से खींच रहे हैं, एक इस तरफ से खींच रहे हैं, CO2 को एक इस तरफ से खींच रहे हैं, एक इस तरफ से खींच रहे हैं, अगर दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो ये हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में जो अगर लीनियर है तो इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि यहाँ जब सिमेट्रिकल रहेगा, मतलब कि सिमेट्रिकल रहेगा तो यहाँ पर नो रोटेशनल, कोई भी रोटेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन नहीं रहेगा। क्योंकि वहीं अगर एसिमेट्रिकल की मैं बात कर लूं, मतलब आप देखिए एसिमेट्रिकल की जब बात करें, स्ट्रेचिंग अब कैसे कराएंगे, एक की स्ट्रेचिंग इसी डायरेक्शन में, दूसरी की भी इसी डायरेक्शन में, तब आपका क्या होगा कि अगर हम CO2 को पकड़ें और एक की स्ट्रेचिंग भी उसी डायरेक्शन में है, उस पकड़ के उसको उसी डायरेक्शन में खींच रहा हूं और इधर से धक्का भी उसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं, उधर से खींच भी उसी डायरेक्शन में रहा हूं, इधर से धक्का भी उसी डायरेक्शन में अगर लगा रहा हूं, तो क्या होगा, तो हमारा होगा कि C डबल बॉन्ड हो ये छोटा हो जाएगा और दिस इज लार्ज। तो ऐसा होगा कि ए ओ की तरफ वाला जो सी है वो स्ट्रेच होके लंबा हो जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, यहाँ पर रोटेशनल वाला दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। फिर बेंडिंग में मैं क्या देख रहा हूँ, बेंडिंग में अगर मैं इसको लूँ, ये मान लीजिए यही है, तो अगर मैं इसको लूँ, ये CO2 है, CO2 में ऐसे ऐसे बेंड करूँ, अगर ऐसे मैं बेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ को बेंड कर रहा हूँ या उस तरफ को बेंड कर रहा हूँ, तो ये बेंड हो सकता है, क्योंकि दिस इज द डिफरेंट। इसको मैं अगर इसे पकड़ के बेंड करने की कोशिश करूँ तो ये बेंडिंग मोड यहाँ पर हो सकता है ये, इसलिए यहाँ पर होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर नॉन लीनियर केस में लेता हूँ, तो नॉन लीनियर के केस में आप चाहे इसको ऐसे मूव कराओ या ऐसे मूव कराओ, या सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कराओ या अनसिमेट्रिकल कराओ, दोनों में ये प्रेजेंट रहेगा और बेंडिंग मोड तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर 3n-5 होता है और यहाँ पर 3n-6 होता है जब हम लोग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस निकालते हैं। ये तो फर्दर स्टडी के लिए है, आपको सही से स्टडी थोड़ा करना पड़ेगा। तो अगर जिसने को फॉर्मूला याद है तो वो भी कर सकता है। नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है तो सबसे पहले CO2 है। अगर मान लीजिए CO2 है, अगर हमारे पास क्या है, CO2
CO2 क्या है, एक लीनियर है, वी नो दैट CO2 क्या है, एक लीनियर है, तो इसका फॉर्मूला उठाओ 3, इसमें पार्टिकल कितने हैं, 3 दिख रहा है, माइनस लीनियर है तो 5, 3 3 9 माइनस 5 4, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने आ गए, 4 आ गए। वहीं H2O का निकालो, H2O का क्या हो जाएगा, H2O क्या है, नॉन लीनियर, H2O हमारा क्या है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर केस 3 into 3 minus 6, दिस इज लीड्स टू 4, नॉन लीनियर के केस में कितना आ गया, 4 सॉरी 3 आ गया। अब इसकी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड निकालना है, तो मैंने भी बताया कि CO2 का भी डायग्राम वही बताना ना देना, मैंने भी बताया, फिर से देख लो कि हमने जब स्ट्रेचिंग निकाला था, जब मैं CO2 की बात करूं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया ही है, तो मैं बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देखो। स्ट्रेचिंग जब CO2 की बात करेंगे तो हम जान रहे थे कि सिमेट्रिकल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, सिमेट्रिकल नहीं है, देखिए एसिमेट्रिकल था, एसिमेट्रिकल था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो गया, ठीक, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड, तो यहाँ पे और बेंडिंग मोड भी है, तो इसका मतलब एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मोड और एक बेंडिंग मोड इन केस ऑफ CO2 के केस में होगा। अब वहीं अगर नॉन लीनियर केस देखें तो नॉन लीनियर में 3 होगा, नॉन लीनियर में 3 होगा, नॉन लीनियर में कितना हो गया, 3 हो गया, नॉन लीनियर में 3 हो गया और उसमें 2 हो गया, ठीक, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड एक एक प्रेजेंट। देखो अगर यहाँ एक प्रेजेंट है, यहाँ एक स्ट्रेचिंग मोड अगर प्रेजेंट है CO2 का, तो बेंडिंग मोड कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, बेंडिंग मोड यहाँ देखो, बेंडिंग मोड प्रेजेंट हो जाएंगे 3। अगर स्ट्रेचिंग मोड कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो नॉन लीनियर के केस में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोड 1 हो जाएगा, ठीक, समझ में आएगा, समझ में आएगा, ठीक, ये खत्म हुआ, ठीक, ये हो गया। तो आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द एनर्जी, एनर्जी हमको निकालना है ऑफ H2O CO2 एट रूम टेम्परेचर, तो जिसने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए हम लोग जानते थे कि जब भी पार्टिकल मूव करता था, जब भी पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जब मूव करता था, तो उसके वो उसकी जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज होती थी वो डिवाइड हो जाती थी 3 डायरेक्शन में, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, आपने पढ़ी होगी। तो उसमें लिक्विड और गैसेस के केस में तीनों रहती थी, और सॉलिड के केस में हम लोग जानते थे कि वाइब्रेशनल ही टर्न केवल देता था एनर्जी को। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि आपको H2 गैस, H2O गैस, H2O और CO2 गैस, ये तीनों गैस ही मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक। तो H2 गैस की सबसे पहले, H2 गैस की हम लोग जानते थे कि एनर्जी जो होती थी, काइनेटिक एनर्जी, वो डिवाइड होती थी 3 में, जो ये हाफ kT पर मॉलिक्यूल जो देता था, ये वाइब्रेशनल मोड, ये सॉरी सॉरी दिस इज ट्रांसलेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन देते थे, हाफ केटी जो है रोटेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन देते थे, और केटी जो है वाइब्रेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन देते थे। दिस इज द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, में थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये कितना है, 2 है, 2 है, तो देखिए आपका क्या है, ये एक लीनियर है, लीनियर है, तो आपका ट्रांसलेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितना हो गया, 3 हो गया, रोटेशनल हो गए 2, ठीक, और वाइब्रेशनल कितना हो गया, 3n-5, तो 3 2 just 6 -1 आ गई। तो यहाँ से आपकी जो एनर्जी आ गई, वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 3 into हाफ के टी प्लस 2 into हाफ के टी प्लस प्लस ये के टी दे रहा, और कितना है, 1 है वाइब्रेशन, तो वह के टी इंटू 1, तो यहाँ से आपका आ गया 3 to 5/2 के टी प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2 के टी, ये आपकी एनर्जी आ गई 7/2 के टी। अब के की वैल्यू आप रख दीजिए, टेम्परेचर गिवन तो टेम्परेचर रख दीजिए, एट रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, और आप के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन वर्स जो भी हो, ये आप रख सकते हैं के की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा। ये सिमिलरली आप H2O का निकाल लेंगे, H2O एक नॉन लीनियर है, अभी मैंने आपको बताया नॉन लीनियर केस में क्या होता है, ट्रांसलेशनल तो 3 ही रहेंगी, रोटेशनल भी 3 रहेगी, और वाइब्रेशनल हो जाएगा 3n-6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 3 9 6 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ के केस में एनर्जी जो आ जाएगी हो जाएगी हाफ के टी इंटू, एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी, हाफ के टी इंटू ये 3 हो गया, प्लस 3 इंटू हाफ के टी प्लस 3 इंटू के टी, तो यहाँ से जो आपका निकल रहा है 3366 के टी, 6 के टी आ जाएगा। सिमिलरली
सिमिलरली CO2 भी एक लीनियर का ही केस है, तो लीनियर के केस की तरह से आप निकाल सकते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत की बात कहीं पे नहीं है। ठीक, अब इसके बाद CV और CP अगर निकालना है, देखो CV और CP अगर ये CV और CP निकालना है तो उसमें क्या होता था, अगर देखो जिसने पढ़ा होगा, सही से कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया होगा, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखो CV अगर निकालना है, CV अगर निकालना है, वी नो दैट हम लोग जानते थे कि CV कैसे होता है, कि CV में जो कंट्रीब्यूशन होता है, CV हाँ लिख CV इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा उसको हाफ आर से आप इंटू कर देंगे, हाफ आर से इंटू कर देंगे, प्लस वाइब्रेशनल सॉरी रोटेशनल मोड जो आएगा उसको हाफ आर से इंटू कर देंगे, और जो आपका वाइब्रेशनल मोड आएगा उसको जो है आर से आप इंटू कर देंगे, तो आपका निकल आएगा। यहाँ निकालते हैं लोग कैसे हैं, देखो निकालते कैसे, ट्रांसलेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड और वाइब्रेशनल मोड हमको निकालना रहता है, तो हम लोग जो है निकालेंगे। देखो जैसे जैसे इसमें कितना निकालना है, हीलियम का निकालना है, और हीलियम क्या है, एक एटम है, एटम है, और हमने बताया था कि हीलियम एटम की अगर बात करेंगे तो उसका क्या होगा, केवल ट्रांसलेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, तो इसका मतलब कि टीएम जो होगा वो 3 होगा और कुछ नहीं होगा, इसका मतलब CV इज इक्वल टू 3/2 आर आ जाएगा, और यहीं से CP निकालेंगे तो CP माइनस CV इज इक्वल टू आर होता है, इम्प्लाइज CP is equals to 3/2 R plus R हो जाएगा, then this is 5/2 R हो गया। सिमिलरली हीलियम एटम के लिए हो गया, HCl के लिए सेकेंड आपको HCl निकालना है। HCl भी क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, भी देखा था हमने, तो यहाँ पे Tm जो हो गया वो 3 हो गया, Rm जो हो गया 2 हो गया, और Vm जो हो गया वो 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ जब ये आ गया तो आपका जो CV निकल आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू आर बाई टू प्लस 2 इंटू आर बाई टू प्लस 1 इंटू आर। देखो वैसे तो ये जो हीट कैपेसिटीज हैं इसमें वाइब्रेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशनल ये वाइब्रेशनल मोड हम लोग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को लेते नहीं हैं जल्दी से, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर लिख के दिया है कि आपको नहीं लेना है तो आप नहीं लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप एज इट इज इसी तरह करेंगे, कुछ अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 2 5 5 5 2R plus R is equals to 7/2R. Then CP is equals to 7/2R plus R is equals to 9/2R. तो CP आपका कितना हो गया 9/2R। सिमिलरली आप CO2 का ये क्या है, ये लीनियर केस है, ये भी है लीनियर केस है, एज इट इज HCl की तरीके से इसका भी CP निकल आएगा। ठीक, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं हुई हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्या कह रहा है, कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट। हाँ ये बढ़िया कि जब जैसे जैसे देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते रहते हैं हाइट पे, माउंटेन वगैरह पे जाते रहते हैं, तो कितना ऊपर ये गया है, सी लेवल से गया है 2250 मीटर ऊपर गया है। जहां पर पहले पहले जो प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना था, 1 एटीएम प्रेशर था। प्रेशर कितना था, 1 एटीएम था, रूम टेम्परेचर के जैसे टेम्परेचर था, और हमारा मास जो था वो इतना था, मास जो था पार्टिकल्स का वो इतना था, मतलब एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स थे उनका मास कुछ इतना था, मान लो 29 ग्राम पर मोल। ठीक, मतलब एक मोल 6.02 पार्टिकल्स जो है उनका मास कितना था, 29 ग्राम ही था, 29 ग्राम। तो हमें बोरोमेट्रिक फॉर्मूला, देखो बोरोमेट्रिक मेजरमेंट फॉर द जिस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए ही एक एक्सपेरिमेंट था, जो कि थ्योरी बेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि P इज इक्वल्स टू P नॉट e की पावर माइनस mgx अपॉन RT। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आपका आराम से क्वेश्चन जा रहा है। जैसे यहाँ पे जो है प्रेशर हमको निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको निकालना है, इसको हम P ही लिखते हैं। P नॉट हमको दे रखा है 180 यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ई की पावर दे रखा है आपको माइनस
मास दे रखा है 29 ग्राम पर मोल इंटू इंटू जी दे रखा, जी आपका हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एक्स कितना दे रखा है, एक्स इज द हाइट 2250 डिवाइडेड बाय 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू टी की वैल्यू दे रखी है हमको, दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम चेंज करेंगे तो दिस विल बिकम 298, तो 298 हो जाएगा, 298 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप प्रेशर निकालने की कोशिश करो तो 1 एटीएम, एटीएम में ही प्रेशर निकाल रहा है तो एटीएम तो हटा देते हैं हम लोग, 1 ई की पावर 1 इंटू ई की पावर, तो 1 से ई इंटू हो गया, तो यहाँ हो गया ई की पावर -29 ग्राम मोल इनवर्स into 9.8 meter second square into 2250, this is meter whole upon 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse 298 Kelvin। दिस केल्विन से दिस कैंसिल, इसी तरह सेम प्रोसीजर आपको एग्जाम में करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस केल्विन से ये केल्विन कैंसिल, ये मोल इनवर्स से ये मोल इनवर्स कैंसिल, दिस अभी आ गया। अब यहाँ देखो प्रेशर इज इक्वल्स टू, प्रेशर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अभी आप जूल का काटोगे तो ये ग्राम मीटर इनवर्स ये पूरा का पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जूल की यूनिट चेंज करके आप देख लेंगे। ठीक, तो ये प्रेशर आ जाएगा ई की पावर -29 इंटू 9.8 इंटू 2250 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 298। फिर आप लॉग ले लेंगे, लॉग ये एल एन है, ई है तो एल एन रहेगा ना, एल एन पी इज इक्वल्स टू LNP is equals to this this is -29 into 9.8 into 2250 upon 2.314 into 298। तो यहाँ से आप LNP की वैल्यू निकाल लेंगे एंटी लॉग करके, तो आपकी प्रेशर P की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए बस ये मेन था कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से निकाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरा चैप्टर रिकॉल कराने में मदद करेंगे, पूरा चैप्टर कैसे होगा।